हेलो फ्रेंड्स, मी पल्लवी शर्मा। मैं वापस आई हूँ एक नई वीडियो लेकर जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। आई एम अ वोकेशनल ट्रेनर और होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एज़ यूजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ बैलेंस शीट। मेरा ये बैलेंस शीट एलिमेंट्स के रिगार्डिंग है। तो एलिमेंट्स में आपके आते हैं असेट्स, लाइबिलिटीज़ और शेयर होल्डर्स इक्विटीज़। असेट्स आपकी वो चीज़ें होती हैं जो आपके पास अपनी हैं, जैसे कि आपकी अपनी बिल्डिंग हो गई, फैक्ट्री हो गई या कोई व्हीकल हो गई, वो एक कंपनी का असेट है। और लाइबिलिटीज़ होती हैं जो आपने किसी से उधार ले रखा है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लोन, या आप कोई टैक्स पे कर रहे हैं या कोई रेंट पे कर रहे हैं, तो वो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं जो आपको चुकानी है। तो लाइबिलिटीज़ आप एक ऑल अराउंड बोल सकते हैं उधार टाइप। और शेयर होल्डर्स इक्विटी होता है कि जब आप जो अपनी सारा उधार है, जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, उसको जब आप पे कर चुके होते हैं, उसके बाद जो आपके पास बचता है वो शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है। तो इसको मैं थोड़ा और ब्रीफ में आपको समझाती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्टली विद बैलेंस शीट कि बैलेंस शीट क्या होता है। तो बैलेंस शीट जो है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है कंपनी की, जो इंक्लूड करती है एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इक्विटीज़, जैसे मैंने आपको बताया। और ये जो है एक साइड पे असेट कैलकुलेट करती है और एक साइड पे लाइबिलिटीज़। और इसको जो एक्सप्लेन किया जाता है वो किया जाता है इक्वेशन के साथ, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। आपकी दोनों साइड्स बैलेंस्ड होनी चाहिए, इसीलिए उसको बैलेंस शीट कहते हैं। तो इसको बैलेंस करने का जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी, जो मैंने आपको भी बताया क्या क्या होती हैं। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो ये हैं कि ये हिस्टोरिकल है, पुराना है, तो इसको थोड़ा कॉस्टली होता है मतलब मेंटेन करना, बनाना। कुछ अकाउंट्स जो होते हैं वो जजमेंटल होते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके बैलेंसेस को। और सम असेट्स जैसे कि एम्प्लॉयज़ नॉलेज जो है वो उसमें थोड़ा कम दर्शाया जाता है। और जो लाइबिलिटीज़, ऑपरेटिंग लीज जैसे ये चीज़ें इसमें होती हैं, जो इसके लिमिटेशंस हैं। तो हम देखो सामने एक बैलेंस शीट बताई गई है कंपनी की, और उसे अलग अलग से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में डिवाइड किया गया है और शेयर होल्डर्स इक्विटीज़ में डिवाइड किया गया है। तो उसके अंडर आप अलग अलग चीज़ें देखेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद, जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन बताई, एसेट जो है वो इक्वल टू बताया जाता है लाइबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटीज़ के बराबर। तो असेट्स में जो है आपके बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे करंट असेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज़, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, इंटेंजिबल। और लाइबिलिटीज़ आपकी करंट और लॉन्ग टर्म होती है मोस्टली। और शेयर होल्डर्स इक्विटी में आप देख सकते हैं कैपिटल स्टॉक, रिटेन्ड अर्निंग्स और एडिशनल बिड इन कैपिटल। तो सबसे पहले मैं असेट डिस्क्राइब करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक रिसोर्स होता है जो बिज़नेस के द्वारा ओन किया जाता है, जो प्रोड्यूस करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे कि आपके पास आपकी अपनी बिल्डिंग है, आपका अपना लैंड है, आपका अपना व्हीकल है, तो वो आपके असेट्स हैं। या आपका कोई पैसा है जो बैंक में पड़ा है, वो आपके असेट हैं जो आपके अपने हैं, मतलब जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने कंपनी को चलाने के लिए या अपने एंटिटी को या बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। तो असेट्स में तो असेट एक ऐसा आपका रिसोर्स है जो बिज़नेस से ज़्यादा ओन किया जाता है, जो एक प्रोड्यूस करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू। और ये आप इसमें आपके बहुत सारे प्रकार आते हैं, जैसे कि करंट असेट मैंने आपको बताया। तो लेट्स स्टार्ट विद करंट असेट। तो ये सेट का एक फर्स्ट टाइप है, जैसे करंट असेट्स। करंट, जैसे करंट आपको पता है क्या होता है, मतलब एक साथ यानी एकदम, तो मतलब विद इन अ पीरियड जो आप असेट्स जो कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, उनको आप करंट असेट्स बोलते हैं। या सिंपली कैश को आप बोल सकते हैं, या जो चीज़ें एक साल में कन्वर्ट की जा सकती हैं। तो आप टाइप ऑफ करंट असेट्स जैसे कैश देख रहे हैं, जैसे कैश हो गया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ गया, मतलब जो आपने छोटी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं जो आपको अच्छा पैसा देंगी एक साल के अंदर अंदर। अकाउंट्स रिसीवेबल, मतलब ऐसे कोई अकाउंट्स जहाँ से आपको पैसे आने हैं। इन्वेंट्रीज, यानी आपने कुछ ऐसा इन्वेंट्री ले रखी है, ऐसे कोई इक्विपमेंट ले रखा है जो आपको लो कॉस्ट पे पड़ा है और आपको फ़ायदेमंद है। तो ये सब जो आपके टाइप्स ऑफ करंट असेट्स आ जाते हैं। तो इसमें फिर अगला आता है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मतलब जैसे आपने पढ़ा करंट, यानी कि एकदम लॉन्ग टर्म हो गया कि जो आप एक साल से ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं। तो ये जो है असेट साइड ही होता है कंपनी का बैलेंस शीट का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है, जिसमें आप इंक्लूड करते हैं स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल इस्टेट्स या कैश, और या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो एक साल से ज़्यादा होल्ड की जा सकती हैं।
तो टाइप्स मैंने आपको जैसे बताया, बॉन्ड्स हो गए आपके, कॉमन स्टॉक, मतलब जिसमें आपको एकदम पैसा नहीं मिलेगा बट आपको थोड़ा लेट पैसा मिलेगा बट पैसा मिल जाएगा, तो बॉन्ड्स, कॉमन स्टॉक, लॉन्ग टर्म नोट्स हो गए। टेंजिबल एसेट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैंड हो गई आपकी, वो बिल्डिंग हो गई या व्हीकल हो गया, ठीक है। और स्पेशल फंड्स जैसे कि पेंशन फंड्स, हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में आपको भी फंड्स मिलेंगे, तो ये सब आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो जाती हैं। फिर आगे आपका अगला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जैसे मैंने आपको बताया PPE बोलते हैं इसको। ये जो आपकी टेंजिबल एसेट्स हैं जिनकी लाइफ जो है मोर देन 1 ईयर होगी, और ये अगर आपके अपने होंगे तो आपको इस पर कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपके असेट्स होंगे, आपका अपना एक बार बन गई है, बिल्डिंग बन गई है तो कंपनी इजीली उस पर काम कर सकती है। व्हीकल्स आपके पास आ गए हैं तो आप अपना ट्रांसपोर्टेशन, अपना रॉ मटेरियल का इधर उधर एक्सचेंज करना, गुड्स को, ये सब आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑपरेशंस के लिए आपकी यूज़ हों। देन कम्स इंटेंजिबल, जैसे टेंजिबल का उल्ट हो गया इंटेंजिबल, मतलब ये जो है ये वैल्यू होल्ड करती हैं पर ये फिजिकली लैक करती हैं, मतलब इनको आप छू नहीं सकते, ये आपका इनविजिबल असेट्स हैं, जैसे कि आपकी गुडविल हो गई, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे आप देखेंगे कि आप अगर जीन्स में जाना चाहेंगे तो आप पेप्पे में जाएंगे या नुमेरो में जाएंगे, मतलब ब्रांडेड के लिए जाएंगे, या आप शूज़ में जाना चाहेंगे तो एडिडास के लिए जाएंगे, रिबॉक के लिए जाएंगे। तो ब्रांड नेम भी बहुत मैटर करता है, और ये जो नेम वगैरह होता है यही आपका इंटेंजिबल असेट होता है। तो जैसे आप पेटेंट्स बोलेंगे, ट्रेडमार्क्स बोलेंगे, कॉपीराइट्स बोलेंगे, तो ये सब जो है ये आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं। मतलब एक नाम अगर आपकी कंपनी के साथ जुड़ गया है तो आपकी कंपनी का जो वैल्यू है वो एकदम इंक्रीज़ हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो इंक्रीज़ करती हैं वैल्यू, बट जो फिजिकल सब्सटेंस है वो लैक करती हैं। तो ये आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो नाम पर ही आपकी कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते हैं। देन कम लाइबिलिटीज़, जैसे मैंने आपको सिंपल बोला था आप उधार बोलेंगे, तो लाइबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो कंपनी ओन करती है, जैसे कि मोस्टली जो होता है सम ऑफ मनी, मतलब मनी की ही फॉर्म में। तो ये जो है राइट साइड पे रिकॉर्ड की जाती है बैलेंस शीट्स में, और ये इंक्लूड करती है लोन, अकाउंट्स पेबल, मॉर्गेजेस, डेफर्ड रेवेन्यूज़, बॉन्ड्स, वारंटीज़, एक्योर्ड एक्सपेंसेस। मतलब जैसे कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया उसमें वारंटी है और वो वापस आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको उस पर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वो एक आपकी लाइबिलिटी है। या आप रेंट दे रहे हैं, वो आपको हर टाइम देना है, तो वो एक लाइबिलिटी है। या बैंक से आपने लोन लिया है, उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो लाइबिलिटी है, क्योंकि वो आपका अपना नहीं है, वो आपने एक तरह से उधार ले रखा है, तो वो लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो आप इसको सिंपल वे में बोल सकते हैं उधार। तो ये आप 2 फॉर्म में पढ़ेंगे, एक है करंट लाइबिलिटी, जैसे आपको बताया गया करंट मतलब विद इन अ ईयर, एक ऐसी आपको उधार जो आपको 1 साल के अंदर अंदर या एक फिजिकल ईयर के अंदर अंदर देना पड़ता है। जैसे आप टाइप्स में देख सकते हैं, जो अकाउंट्स पेबल्स हैं जो 1 साल में ही देने हैं, इंटरेस्ट जो आपको 1 साल में पे करना है, आपने कोई लोन उठा रखा है, या इनकम टैक्स आपने जो हर साल आपको पे करना पड़ता है। देखो शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, बैंक अकाउंट, ओवरड्राफ्ट, आपने ओवरड्राफ्ट कोई उठा रखी है चीज़, तो उधार डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के उधार जो आपने अपनी कंपनी को चलाने के लिए ले रखा है और जिसकी शॉर्ट पीरियड है, यानी कि फिजिकल ईयर में ही आपको उसको पे ऑफ करना है, तो वो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। उसका अगला आ गया आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जो है जो आपका वो होती हैं जो मोर देन 1 ईयर, मतलब आपको 1 साल से ज़्यादा जो है आपको टाइम मिल जाता है उसको पे ऑफ करने के लिए, या आपकी लॉन्ग टर्म में आएगी। जैसे आपने कुछ कहीं से कुछ पैसा उधार ले रखा है और आपको 2-3 साल के बाद आपको पे ऑफ करना है, या आपने कुछ बॉन्ड्स में कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और उसमें आपको पैसा देना है, तो कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, नोट्स पेबल्स। तो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो आपको उधार मतलब चुकाना है या चल रहा है, वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हो जाती है। और ये जो मोस्टली है ये कवर्ड होती है अकाउंटिंग सेक्शन 472 में। फिर आ गया आपका अगला शेयर होल्डर्स इक्विटी, जिसको मैंने आपको सिंपल फॉर्म में बताया था कि एक उधार चुकाने के बाद जो आपका अपना पैसा रह जाता है उसको आप एक शेयर होल्डर इक्विटी के टाइम पे बोलते हैं। तो इक्विटी इज ओनरशिप ऑफ असेट दैट मे हैव डेट्स और अदर लाइबिलिटीज अटैच्ड टू देम। इक्विटी इज अ मेजर फॉर अकाउंटिंग पर्पस बाय सब्ट्रैक्टिंग लाइबिलिटीज फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट। देखो आपने सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखी थी, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। तो आप शेयर होल्डर इक्विटी अगर निकालेंगे तो मतलब असेट्स से आपने जो भी माइनस लाइबिलिटीज़ की वो आपका शेयर होल्डर्स इक्विटी निकलेगा। मतलब जो भी आपका असेट्स हैं उसमें से जब आपने उधार आपने घटा दिए, जो पैसा आपके पास है वो शेयर होल्डर इक्विटी है।
इसके कुछ टाइप है। तो सबसे पहला आ जाता है जैसे कैपिटल स्टॉक। तो स्टॉक्स जैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हो ना, स्टॉक्स क्या होता है कि मतलब वो एक शेयर होता है जो इशू किया जाता है कॉर्पोरेशन के द्वारा। द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कॉर्पोरेशन व्हेन इट्स शेयर्स ऑफ कैपिटल स्टॉक टू बी इशूड इज रिपोर्टेड एज पेड इन कैपिटल विद इन द स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब कोई भी आपने स्टॉक, जैसे आप अपनी कंपनी को चलाने के लिए आप स्टॉक्स या अपने शेयर्स जो हैं वो जैसे बेचते हैं, तो जो वो लेता है, वो जो ओनर होता है, तो जो पैसा सारा होता है वही आपका मतलब कंपनी को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसे आप कैपिटल स्टॉक बोलते हैं। और वो दो टाइप के आपको मैंने बताया था, कॉमन स्टॉक होते हैं, एक प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं। जो कॉमन स्टॉक होगा मतलब वो जो है ओनर ऑफ द कंपनी है और मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर रहा है। जो प्रेफर्ड स्टॉक है वो मीटिंग्स वगैरह अटेंड नहीं करता, पर उसको डिविडेंड और प्रॉफिट दिया जाता है एक अच्छे अमाउंट के पे। तो ये आ गया आपका कैपिटल स्टॉक जो शेयर होल्डर्स इक्विटी में होता है। सेकेंडली आ गया आपका रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स जो होती हैं वो नेट इनकम ऑफ द कॉर्पोरेशन दैट इज रिटेन बाय द कॉर्पोरेशन एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सच एज एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब जो आपकी इनकम एक्यूमुलेट हुई है सारा कुछ करने के बाद, लास्ट जब आपका रिपोर्टिंग पीरियड होता है, लास्ट टाइम पे जब होता है, तो जो अर्निंग्स या जो नेट इनकम आपको हुई है उसे आप रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है मतलब आपके जो असेट्स हैं उनको हायर कॉस्ट पे रिप्लेस करने के लिए, या टू कवर अ लॉस अकरिंग इन द फ्यूचर सच इज अप्रोप्रिएट फॉर पॉसिबल फ्यूचर डिक्लाइन इन द इन्वेंट्री लॉस ड्यू टू अ फ्लड एंड, मतलब अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई फ्लड आ जाता है, उसके कारण आपकी कोई इन्वेंट्री लॉस हो जाती है, तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए जो हम अर्निंग्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। या आपने अपना फैक्ट्री को एक्सपैंड करना है, प्रेफर स्टॉक जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, तो मतलब जो पैसा आप आगे के लास्ट में आपने एक्यूमुलेट किया होता है अपने चीज़ों को रीयूज़ या रीफर्निश करने के लिए, उसको आप रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। फिर आगे आपका एडिशनल पेड इन कैपिटल। तो ये वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल होती है, जो ये जो होता है, ये देखो एडिशनल पेड इन कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में शेयर होल्डर इक्विटी के अंडर लिखा जाता है। और ये तब पैदा होता है जब कंपनी जो है या तो न्यू शेयर्स बनाती है या वो अपने शेयर्स को रीपरचेज करती है। तो जो कैपिटल आएगी उसको आप एडिशनल पेड इन कैपिटल बोलेंगे जब भी आप कंपनी को कोई नया शेयर इशू कर रहे हैं या आप अपने पुराने शेयर्स को रीपरचेज कर रहे हैं। तो एडिशनल पेड कैपिटल जो होता है वो एक्चुअली एक डिफरेंस होता है बिटवीन दी जो वैल्यू है स्टॉक की और जो प्राइस एक इन्वेस्टर पे कर रहा है उसके लिए। मतलब आपने कोई वैल्यू निकाली है पर जो इन्वेस्टर जो है वो एक्चुअली जो पे कर रहा है उसको आप एडिशनल पेड इन कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि आपने वैसे तो 10 रुपये की फेस वैल्यू होती है, मतलब 10 रुपये का आपने स्टॉक निकाला, उस पर आपने 90 रुपये का एक प्रीमियम कॉस्ट निकाल दिया। तो वो जो मतलब कम जो वैसे तो आपने 10 रुपये का निकाला है, पर जो एक स्टॉक होल्डर है वो उसके लिए 90 + 10 100 रुपये, मतलब 100 रुपये का वो एक शेयर खरीद रहा है। तो वो जो डिफरेंस है, यानी कि 90 रुपये का जो डिफरेंस है वो जो है वो है एडिशनल पेड इन कैपिटल, जो एक इन्वेस्टर ने पे किया है आपके शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो एडिशनल पेड कैपिटल तब होता है जब इन्वेस्टर जो है बाय करता है डायरेक्टली कंपनी से स्टॉक को, और इज यूजुअली बुक्ड एज शेयर होल्डर इक्विटी ऑन द बैलेंस शीट, मतलब शेयर होल्डर्स इक्विटी के नाम पर ही बैलेंस शीट में से एंटर किया जाता है। सो दैट वॉज ऑल, होप यू लाइक माई वीडियो। और ये एलिमेंट्स थे बैलेंस शीट के जो मैंने काफ़ी हद तक एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो स्टे सेफ एंड हेल्दी एंड थैंक यू।